हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू में। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, पीआईबी के थर्ड वीक यानी कि जो मार्च का थर्ड वीक का पीआईबी का पूरा एनालिसिस है, वो लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। मार्च का फर्स्ट वीक का ऑलरेडी अपलोडेड है, सेकंड वीक का भी ऑलरेडी अपलोडेड है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी थर्ड वीक को भी देखेंगे। और देखिए, आप सभी को पता है, जो पीआईबी होता है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर में कहीं न कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और हम में से काफ़ी सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर, न्यूज़पेपर तो हम कर रहे हैं बट पीआईबी कैसे कंप्लीट होगा? तो ये सेशन, ये इनिशिएटिव आपके लिए ही ये चीज़ शुरू की गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए इस सेशन को। आप सभी मेरे साथ इसका, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस हिंदी न्यूज़पेपर उसका पीडीएफ चाहिए, सेशन की पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। प्रशांत तिवारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है, आप सभी उसको जॉइन कर सकते हैं। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर इन सब जगह पे भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप स्टडी आईक्यू में कोई भी कोर्स परचेज़ करते हैं दोस्तों, तो कोड क्या यूज़ कर सकते हैं, PRT33, जिससे आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहली न्यूज़ इस वीक की देखते हैं दोस्तों। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। दरअसल दोस्तों, 2 इसमें टर्म है, एक एविडेंस बेस्ड और एक पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग का मतलब क्या? जो पॉलिसी मेकर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, यानी कि एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेचर, या फिर उसका क्रियान्वयन करने वाले। दोस्तों, जब हम पॉलिसी कोई भी बनाते हैं, यानी कि किसी चीज के लिए, मान के चलिए कोई पर्टिकुलर गोल है कि इतने से इतने एज के बच्चों को क्या करना है, एजुकेट करना है, हमें इनका एनरोलमेंट बढ़ाना है, तो वो पॉलिसी बनाना हो गया। यानी कि किसी चीज को लागू करने के लिए आप उसके लिए पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर, किसी गोल को अचीव करने के लिए। तो कई बार ये कहा जाता है कि पॉलिसी मेकिंग ज्यादातर क्या होता है कि टॉप टू बॉटम हो जाता है, कि ऊपर से डिसाइड कर लिया, नीचे सारे के सारे हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी जरूरत है या नहीं है, उसकी हम बात नहीं करते हैं। इसके रिस्पॉन्स में हमेशा यह कहा जाता है कि पॉलिसी हमेशा एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। यानी कि एक कोई पॉलिसी अगर आप बना रहे हैं, उसके पीछे तथ्यों का आधार होना चाहिए, कोई रिसर्च का बेस होना चाहिए, कोई एक एनालिसिस का बेस होना चाहिए। और जब कोई तथ्य होंगे, कोई फैक्ट्स होंगे, कोई रिसर्च होगी, उसके बेसिस पर अगर आप कोई गोल को अचीव करने के लिए पॉलिसी आप बनाएंगे, तो बहुत ज्यादा होलिस्टिक होगी, बहुत ज्यादा रैशनल होगी और बहुत ज्यादा डिटेल्ड होगी, जो हर तबके को क्या करेगी, आपके क्या करेगी, वहां पर उसको टच करेगी और एक्चुअल जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या कर पाएगी, अचीव कर पाएगी दोस्तों। तो ये पूरा आपको मैंने आउटलुक देने की कोशिश करी। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा है कि कैसे इंपॉर्टेंस है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की, और इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है प्रेजेंट टाइम में। भारत जैसे देश में तो बहुत ज्यादा जरूरत है। तो व्हाट इज एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग? ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग क्या है? इज अ सेट ऑफ मेथड्स दैट इन्फॉर्म्स द पॉलिसी प्रोसेस। यानी कि जब आप पॉलिसी बना रहे हैं, वहां पर आपको इंफॉर्मेशन दी जाए कि ये जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं, उससे पहले ये चीजें यहां पर हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, यहां पर ये रिसर्च करी गई है। यानी कि एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास हो, यानी कि फैक्ट हो, तथ्य हो, जिसके आधार पर आप क्या कर सके, पॉलिसी को बना सके दोस्तों। तो प्लीज याद रखिएगा, पॉलिसी यानी कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग दोस्तों, प्लीज इसको याद रखिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट मैं यहां पर क्यों लेकर आया, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है दोस्तों, अगर इसके बारे में चीफ प्रोपोनेंट यानी कि सबसे ज्यादा जो इसकी बात करते थे, अगर उनके बारे में देखा जाए तो कौन, अब्दुल लतीफ जामिल पॉवर्टी एक्शन लैब, जो एमआईटी के अंदर में 2003 में स्थापित हुआ था, इसके द्वारा अभिजीत बनर्जी एंड डफलो के द्वारा। याद आ रहा है कुछ? नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के अंदर में। तो प्लीज याद रखिएगा, ये वहां पर इसके बारे में बात की जाती है। यानी कि जो एक, मतलब कहते हैं ना, जो लैब एस्टैब्लिश करी है इन दोनों ने मिलके, ये भारतीय मूल के हैं, अभिजीत मुखर्जी, आप सभी को पता है। इनको नोबेल प्राइज मिला है, इन दोनों पति पत्नियों को, इकोनॉमी के अंदर में। आपको पता है ऑलरेडी ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर लेकर आओ। इन्होंने 2003 में इसको एस्टैब्लिश किया था, इस लैब को।
और ये लैब बार-बार बात करती है कि जो पॉलिसी होनी चाहिए वो एविडेंस बेस्ड होनी, ठीक है? तो याद रखिए नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स साइंस किस 2019 के अंदर में किसको मिला था दोस्तों? एस्थर डुफ्लो, अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रेमर। प्लीज़ याद रखिएगा तीनों को एक साथ मिला था। प्लीज़ याद रखिएगा, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है? ऑलरेडी वही सारी चीज़ें सिग्निफिकेंस क्या है? अब आप खुद सोचिए अगर पॉलिसी एविडेंस बेस्ड होगी, तो ज़्यादा माइन्यूटली होगी, ज़्यादा होलिस्टिक होगी, हर एस्पेक्ट को कवर कर रही होगी। बस यही तो अपने को चाहिए। अल्टीमेटली क्या चाहिए? अपने को अल्टीमेटली यही चाहिए कि जो हमारा गोल है, उस गोल को अचीव कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, इस चीज़ को एन्श्योर करना और यही चीज़ अपना है। ठीक है दोस्तों? तो कंक्लूजन यही है कि इंडियन गवर्नमेंट को ये एन्श्योर करना चाहिए कि पॉलिसी हमेशा किससे? एविडेंस से डिराइव होनी चाहिए रादर देन आपके क्या नाम है पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू या फिर विनेबिलिटी के थ्रू या फिर पॉपुलिस्ट मेजर के थ्रू नहीं डिसाइड होनी चाहिए। वो किस पे? एविडेंस पे डिसाइड होनी चाहिए। कौन सी पॉलिसी? एक्स वाई जेड कोई भी पॉलिसी है। ठीक है दोस्तों? क्या मान के चलिए कहीं पर नीड है उस पॉलिसी की? आपने कह दिया इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हम 100% क्या करेंगे? वो करेंगे, क्या नाम है क्या नाम है एनरोलमेंट कर देंगे। क्या पहली बात तो एविडेंस है आपके पास में कि इतना फीजिबिलिटी है? क्या आपके पास में स्ट्रक्चर्स हैं, रिसोर्सेज हैं? अगर 100% हो गया तो इतने रिसोर्सेज आपके पास हैं क्या कि आप उनको एक्युपाई कर लोगे? इस लेवल पर क्या होना चाहिए? एनालिसिस होना चाहिए। अगला आर्टिकल डिफेंस मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या? जो आज की जो समय के साथ बदलती हुई नीड है, उसके हिसाब से चेंज करना। और डिफेंस बहुत ज्यादा न्यूज में बार-बार आता रहता है दोस्तों। इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस, सिप्री की रिपोर्ट हो गई या हमारा इंपोर्ट हो गया, हम कैसे अब ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, कैसे हम आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, कैसे सेल्फ रिलायंट होना चाह रहे हैं। उस कंटेक्स्ट में दोस्तों डिफेंस को मॉडर्नाइजेशन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो कन्वेंशनल वेपन्स है उनसे चेंजेस हो रही हैं किनमें? जो हमारे ओपोनेंट्स हैं, जिनसे हमें थ्रेट है, वो भी क्या हो रहे हैं दोस्तों? वो भी एडवांस हो रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पहले आज के 20 साल पहले, 30 साल पहले ड्रोन से अटैक नहीं होते थे। वहां पर ड्रोन से आरडीएक्स ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता था। यानी कि दोस्तों ओपोनेंट्स मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपने आप को। इसलिए हमारे डिफेंस सेक्टर को भी मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। उसके अंदर में समय के साथ चीजें एडवांस करने की जरूरत है दोस्तों। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि नए वेपन सिस्टम को करना पड़ेगा। जो वेपन सिस्टम ऑलरेडी हैं उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। नए डिफेंस सिस्टम हमें परचेज करने पड़ेंगे। जो ऑलरेडी डिफेंस सिस्टम है उनको कैसे और एडवांस किया जा सके, कैसे फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाया जा सके। ये भी जैसे अब एक एग्जांपल देता हूं, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सिक्योरिटी थ्रेट किस पर्सपेक्टिव से? साइबर से। वहां से भी तो एक सिक्योरिटी थ्रेट हो गया। यानी कि आपका जो सिक्योरिटी डिफेंस है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो साइबर अटैक को भी झेल सके, साइबर अटैक को भी रोक सके। उस पर्सपेक्टिव से भी मॉडर्न होना चाहिए। इसलिए दोस्तों मॉडर्नाइजेशन की बात की जाती है और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है दोस्तों। यहाँ पे जितना ज्यादा थ्रेट परसेप्शन बढ़ता जाता है, जहां पर हम बार बार इंटरसेप्ट करके हमें पता लगता रहता है कि वो क्या एडवांसमेंट कर रहे हैं, उसके थ्रू हम अपने अंदर भी आर्म फोर्सेस के अंदर में क्या करते रहते हैं? चेंजेस लाते रहते हैं, यानी कि स्टेट ऑफ रेडीनेस। और ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बार बार बात हो रही है। भारत के अंदर में ज्यादातर हम आर्म्स इंपोर्ट करते हैं, इसकी बात हो रही है। हम कैसे इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बने, इसकी बात हो रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी कैसे स्पेंड करें, इस पे बात हो रही है। ऑकस का डिफेंस से कैसे रिलेशन है, इस पे बात हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर ऑकस बनता है दोस्तों तो इंडिया को एक ब्रीदिंग पैटर्न देगा, एक टाइम फ्रेम दे देगा रिलैक्स करने का। हम डायरेक्ट किसी के साथ आर्म कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे और ये इंश्योर करेगा कि कैसे इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को आने वाले 10 से 20 साल में इंक्रीज कर सकता है। तो ये सारी चीजों को इंटरलिंक करके चलिए दोस्तों प्लीज। ठीक है, अब आपको अपग्रेड करना है लेकिन उसके अंदर में कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला चैलेंज क्या है दोस्तों? लैक ऑफ ग्रोथ इन डिफेंस सेक्टर। यानी कि डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें जो एक्सपेंडिचर यानी कि बजट। अब खुद सोचिए भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जहां पर गरीबी, एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर ये और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर हम अपना पैसा इन पर नहीं लगाएंगे तो सोशल वेलफेयर स्टेट जो हमारी एक ऑब्जेक्टिव है, जो हमारी एंटिटी हम उसको भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ में दोस्तों आप सभी को पता है सिक्योरिटी थ्रेट, सिक्योरिटी कंसर्न हमारे पास में टू फ्रंट है। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना है। यानी कि उधर भी हमें खर्चा करना है और पैसा तो लिमिटेड है। तो ये बजटरी इश्यूज भी रहता है दोस्तों। लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 20 साल 50 साल की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमारे यहां पर होती ही नहीं। चाइना दोस्तों 100 ईयर
ये प्लानिंग पे काम करता है। बट अगर इंडियन कंटेक्स्ट में हम देखें तो ये चीज नहीं है। तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, लैग कर रहे हैं। लो प्रोडक्शन एंड टाइम डिले, प्रोडक्शन भी बहुत लो होता है। और इंडिया में मान के चलिए अगर कहीं हम प्रोडक्शन दे भी देते हैं तो 20-20 साल लग जाते हैं उस एक यूनिट को प्रोडक्शन के अंदर में। ठीक है दोस्तों, डिसीजन मेकिंग उतनी स्मूथ नहीं है। तो उसका सजेशन क्या क्या हो सकते हैं हम रिफॉर्म करने के लिए? सबसे पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर, और ऑलरेडी आपको पता है गवर्नमेंट इसके अंदर में बहुत ज्यादा काम कर रही है कि कैसे डिफेंस सेक्टर के अंदर में प्राइवेट एंटिटीज को हम क्या करें, इन्वॉल्व करें। यानी कि उस मार्केट को हम ओपन करना चाहते हैं। जब मार्केट ओपन होगी, नई नई एंटिटीज आएंगी, नए नए प्लेयर आएंगे, तो ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चांसेस हैं। उनके पास मॉनेटरी बेनिफिट है, उनके पास पैसा है, वो पैसा आएंगे, लगाएंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी है, मैन फोर्स है, वर्क फोर्स है। रादर देन मैन फोर्स वी शुड यूज वर्क फोर्स। उनके पास वर्क फोर्स है। तो वहां पर ये क्या कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर एक पॉजिटिव एज दे सकता है इस फील्ड के अंदर में। नेक्स्ट दोस्तों, फंड फॉर आर्म फोर्सेस। दरअसल इमरजेंसी के समय तो हमने एलोकेट कर रखा है कि आर्म फोर्सेस के पास में फंड है कि वो इमरजेंसी के समय कुछ चीजें अपने परचेस कर सकते हैं। बट क्या एक परमानेंट ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर आर्म फोर्सेस अपनी नीड के हिसाब से क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें प्रोक्योर कर सकते हैं, कुछ चीजें प्रोक्योर कर सकते हैं? ये भी एक चीज है। अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है कि दो प्रकार की सरकार होती है हमेशा। जैसे पाकिस्तान को देखे हुए तो वहां पे मिलिट्री रूल ज्यादा रहता है, बट इंडियन में हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट ज्यादा रहती है। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक वो कहते हैं ना, बैलेंस बनाकर रखने की भी जरूरत होती है। और डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं कि डिसीजन मेकिंग को कैसे कम किया जाए। और आपको पता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इसीलिए बनाएगी कि कितने जल्दी फास्ट से फास्ट प्रोक्योरमेंट हो। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ऑलरेडी हम सारी चीजें इस पे डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट रीजन से रिलेटेड। आप सभी को पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि नॉर्थ ईस्ट रीजन भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कई एस्पेक्ट से। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से, यानी लुक ईस्ट पॉलिसी से, आसियान रीजन के साथ में कनेक्टिविटी बनाने के लिए, चाइना के साथ डायरेक्ट क्या है वहां पर बॉर्डर लगती है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगती है, म्यांमार के साथ बॉर्डर लगती है, कितनी सारी बॉर्डर लगती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। कल्चरली भी बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी हम कर चुके हैं अपने योजना और कुरुक्षेत्र वाले सेशन में। तो वहां पर दोस्तों कैसे डेवलपमेंट हो? डेवलपमेंट का मतलब यह है दोस्तों कि कैसे वहां के लोग पलायन ना करें दूसरे शहरों में, कैसे वहां पर जो बेसिक नेसेसिटी, बेसिक चीजें हैं वो अवेलेबल हो पाए। अब ये कैसे होंगी? जब वहां पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट आएगा। अब इन्वेस्टमेंट भी ऐसा आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन हिमालयन बेल्ट पे है, वो ऑलरेडी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वहां का। अगर आप हैवी इंडस्ट्री, मशीन वाली इंडस्ट्री, बहुत माइनिंग वाली इंडस्ट्री वहां पे लगा दोगे तो फ्रेजाइल इकोसिस्टम ऑलरेडी है और खराब हो जाएगा। बड़े बड़े भूस्खलन, बड़े बड़े भूकंप आने के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों सॉफ्ट इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप, बीपीओज, कॉल सेंटर, ये सारी चीजें वहां पर स्टैब्लिश करी जा सकती हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ये स्टैब्लिश करी जा सकती है। अब दोस्तों स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मतलब इन्वेस्टमेंट मिले, स्टार्टअप्स को मिले, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो एमएसएमई सेक्टर है वो कैसे फले फूले, उसके लिए चीज शुरू की गई थी नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नाम से ही समझ गए होंगे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर में जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको कैसे फंड मिले, उसके लिए इसको स्थापना की गई थी दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा। तो नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये क्या है दोस्तों? एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या है, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर में बनाया गया था, मतलब के एक्ट के अंदर में स्टैब्लिश। और 2002 में दोस्तों ये क्या हुआ था, आरबीआई के साथ रजिस्टर भी हो गया। चलिए सही है। अब इसका काम क्या है दोस्तों, और इसके शेयर होल्डर याद कर लीजिए, जैसे इडबी हो गया, एसबीआई हो गया, ये सिडबी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एफकी हो गया, सारे के सारे हैं इसके अंदर में। प्लीज याद रख लीजिएगा। बस ये याद रखिए इसका काम क्या है, इंडस्ट्रियल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए, सारी चीजों के लिए क्या फंड प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? माइक्रो लेवल पर फंड प्रोवाइड कराता है। चले आगे बढ़े। अब इन्हीं का एक वेंचर कैपिटल भी है। वेंचर कैपिटल क्या बोलते हैं? वेंचर फंड, जो स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, आप सभी को पता है स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं या किसी भी उसमें लगाते हैं। डेडिकेटेड वेंचर फंड है किसका? नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर में कैसे प्रमोट किया जाए, और 3 लोगों ने मिलकर बनाया। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, उसने बनाया। और किसने दोस्तों? सिडबी ने बनाया, ठीक है। और किसने बनाया दोस्तों? आपके इसने बनाया, NEDFI ने, जो अभी हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो प्लीज ये शेयर होल्डिंग याद रख लीजिएगा। बस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रख लीजिए इसका काम क्या होता है और कौन कौन से हैं इसके अंदर में, बस इससे ज्यादा नहीं है।
कि किसकी इसके अंदर में ज्यादा होल्डिंग। आपको कह देंगे कि 100% किसका है, गवर्नमेंट का ओन्ड है, नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलें, ठीक है, चलें आगे बढ़े। 2017 में बनाया गया था इसे। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। एक और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन से एक और आ गया, नॉर्थ ईस्ट। आप सभी ने पीएम गति शक्ति के बारे में पढ़ लिया होगा। पीएम और क्या नाम है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में पढ़ लिया होगा। सारी चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना। तो उसी से रिलेटेड है पीएम डिवाइन। ये क्या है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। इसको पीएम डिवाइन भी बोला जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल और सरल भाषा में समझाता हूं। पीएम गति शक्ति क्या कर रहा है, गति शक्ति या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वो ये कर रहा है कि पूरे भारत के अंदर में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के फायदे क्या है, ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूं बजट वाले सेशन के अंदर में पढ़ाते समय कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्ट बेनिफिट ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसके कारण में डायरेक्ट जॉब क्रिएशन होती है। क्या होती है, जॉब क्रिएशन। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रिटर्न तो देके जाएगा ही जाएगा, साथ में जॉब भी क्रिएट कर रहा है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे वहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाई जा सके, उसके लिए क्या किया गया, एक नई स्कीम शुरू की गई है। किसके अंदर में, यूनियन बजट 2022-2023 के अंदर में। प्लीज याद रखिएगा, कैसे सोशल डेवलपमेंट किए जाए, कैसे बट नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब वहां पर स्टैब्लिश किए जाएं। तो उसके रिगार्डिंग इस चीज को वहां पर लाया गया दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े अगले आर्टिकल की तरफ। तो चलें अब अगला आर्टिकल देखते हैं जी। ऑलरेडी देख चुके हैं इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। ये क्या है, दरअसल दोस्तों दो डायमेंशन में समझने की कोशिश करिए। भारत के अंदर में धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज के कारण में गर्मी बढ़ रही है। और जब गर्मी बढ़ रही है दोस्तों, उसके कारण में जैसे आप देखिए मार्च में जून वाली गर्मी फील हो रही है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। अब वो जब हो रही है तो उसके कारण में एनर्जी की नीड भी हो रही है। एसी ज्यादा चल रहा है, रेफ्रिजरेटर्स ज्यादा चल रहे हैं। अब इस नीड को कैसे कम किया जाए, कैसे एनर्जी की जो नीड है उसको कम किया जाए, और इसके लिए क्या, कैसे भारत के अंदर में जो टेम्परेचर है उसको कैसे कम किया जाए। दो ऑब्जेक्टिव है, एक जो एनर्जी की नीड है वो कम करना है, और एनर्जी की नीड जो है वो कैसे कम होगी, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण में जो यहां पर टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर राइज कर रहा है उसको कैसे कम किया जाए। यानी कि पूरे भारत को कैसे ठंडा यानी कि कूलिंग की जाए, जिससे यहां पर जो नीड है उसको कम किया जा सके। प्लीज याद रखिए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। ये इसलिए है कि कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया जाए, कैसे एक प्रकार की नई इंडस्ट्री बनाई जाए, कैसे ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी को लाया जाए जो एनर्जी एफिशिएंट हो, जो हमारी नीड को तो फुलफिल कर सके बट एनर्जी को कम कंज्यूम करें। और जो एनर्जी कंज्यूम करें, क्या हमारे पास में अगर ऐसा एसी हो जो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पैनल पर चल सके, तो ये भी एक बहुत मतलब एक फॉसिल फ्यूल भी कम होगा, एनर्जी का उधर भी। और जो इसके कारण में जो धीरे धीरे चीजें कम होंगी, अब अवेयरनेस चला रहे हैं, जैसे क्या कर रहे हैं, अभी हमने किया है कि 24 डिग्री से कम एसी को रखना ही नहीं है। इससे क्या होगा, जो एमिशन होता है गैसेस का वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। यानी कि एक होलिस्टिक प्लान है दोस्तों, किस चीज के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है, ग्रीन कवर को बढ़ाना है, बिल्डिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बिल्डिंग को ऐसे बनाए जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा हीट ना हो, बिल्डिंग को ऐसे बनाए जो एनर्जी एफिशिएंट हो, बिल्डिंग का कलर कैसा हो, वहां पर पेंट कैसा यूज हो। जैसे एक कॉन्सेप्ट आया वैदिक पेंट, कि जो बिल्डिंग्स है उनमें वैदिक पेंट यूज किया जाए जो ऑलरेडी रूम को ठंडा रखे, कि कैसे हम अपनी जो एनर्जी की नीड है उसको भी कम कर सके, और जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज होने के कारण में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको भी कैसे कंट्रोल किया जा सके। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, ज्यादातर लोग इसको इसीलिए करते हैं। और वैसे ऑलरेडी ये स्कीम किस लिए है कि जो हमारी कूलिंग रिक्वायरमेंट्स है, कूलिंग रिक्वायरमेंट का मतलब क्या, रेफ्रिजरेटर, एसी, उनके यूजेज को कैसे कम किया जाए। ठीक है दोस्तों, इट एम्स टू एड्रेस द कूलिंग रिक्वायरमेंट्स क्रॉस सेक्टर एंड लिस्ट आउट दैट एक्शन कैन हेल्प रिड्यूस द कूलिंग डिमांड। इस डिमांड को कैसे रिड्यूस किया जाए। और एक आपको मैंने बताया कि ग्रीन कवर को बढ़ा दो, बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा बनाओ, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी लेकर आओ कि मान के चलिए वो एनर्जी को कम यूज करे और ठंडा उतना ही कर दे। ठीक है, या फिर ऐसे एनवायरमेंट चारों तरफ बनाया जाए जो वहां पर टेम्परेचर को उतनी ज्यादा लेवल तक जाने ही ना दे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों। ठीक है,
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखा, ये आप समझ रहे हो ना, एमिशन ऑलरेडी बताया मैंने, एमिशन एमिशन से रिलेटेड है ना, देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्योंकि देखिए जो कूलिंग डिमांड है ना, कूलिंग डिमांड का मतलब क्या, रेफ्रिजरेटर एसी, चाहे एसी हो किसके अंदर में, कार के अंदर में हो, घर के अंदर में हो, कहीं पर भी ऑफिस में, वो इतना ज्यादा एमिशन करता है कि हमारे अल्टीमेटली वो क्या करता है, एनवायरमेंट को और ज्यादा गर्म करता है। तो कैसे धीरे धीरे कम किया जाए जिससे हमारा एमिशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या हो, कम हो दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। 20 ईयर का प्रोस्पेक्टिव दिया गया है और ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ऐसे घर बनाए जा सकते हैं और कई सारे एडवांसमेंट हो भी रहे इसके अंदर में। ठीक है, अब अगला आर्टिकल देखते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड। लास्ट ईयर न्यूज में भी था कि चोलिस्तान एक जगह है पाकिस्तान के अंदर में जहां पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हंट किया गया था, मारा गया था। इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एक समय पे सबसे ज्यादा मतलब पलने फलने और फूलने वाले जो पक्षी था, सबसे बड़े हैवीएस्ट पक्षियों में से एक, कौन, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। ऑलमोस्ट 150 के आसपास बचे हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। और परसों नरसों आपको आर्टिकल जब मैं पढ़ा रहा था कि प्लांटेशन कैसे ग्रासलैंड को हमने चेंज कर दिया ट्री कवर के अंदर में, और वो भी एक अल्टीमेटली क्या है, नुकसानदायक है, किस चीज के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। कैसे उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो प्लीज याद रखिएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड। और एक और चीज याद रखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेमी एरिड और एरिड एरिया में मिलते हैं। पहली बात, ग्रासलैंड एरिया आपको समझ में आ गया होगा। तो कर्नाटका भी कई रीजन में, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है जैसलमेर से रिलेटेड, वहां पे जो नेशनल पार्क है उससे क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि वहां पर पाए जाते हैं और आपके पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। तो प्लीज ये बेल्ट पूरी की पूरी याद रखिएगा, एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, इनको हमने 1972 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर में भी शेड्यूल 1 में रखा है कि इनकी हंटिंग नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, इनको माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज के अंदर में भी इनको किया है, हमने कन्वेंशन में इनको रख रखा है सीएमएस के अंदर में। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर भी रखा है। इसको हमने क्या किया, मैस्कट भी बनाया था जिससे गांधीनगर के अंदर में, जिससे लोगों को अवेयरनेस फैले। और क्या है दोस्तों, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, प्लीज याद रखिए, सिर्फ मात्र 150 की पॉपुलेशन में रह गए हैं। और अगर इनको अभी नहीं बचाया गया तो ये पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसे हम डायनासोर्स के बारे में बात करते हैं ना, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कभी पाए जाते थे, वैसे इनके बारे में बात करेंगे। कितना सुंदर पक्षी था। तो प्लीज याद रखिएगा, ये स्टेट बर्ड भी है राजस्थान का और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। आपके लिए एक होमवर्क है, राजस्थान के अंदर में एक बहुत स्पेसिफिक इन्हीं के नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया था, वो कमेंट करके बताइए सभी के। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी है चीजें। प्लस इसका ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहाँ पाया जाता है, ग्रासलैंड, एरिड और सेमी एरिड एरिया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर में नहीं पाया जाता, पाकिस्तान के अंदर में चोलिस्तान, याद रखिएगा एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। हंटिंग बहुत ज्यादा होती है, मारा जाता है इनको, शूटिंग करी जाती है, मार के इनको वो मतलब विजेता टाइप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल से रिलेटेड दोस्तों, ऑलरेडी आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात बहुत ज्यादा से चल रही है। हर चीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जितने भी एग्रीमेंट्स है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे आप अपना एमिशन कम करें। अब आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, एमिशन के कारण में क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। बिल्कुल सही बात है। कैसे होती है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। और ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कैसे होता है। कैसे होता है दोस्तों, ये जैसे अर्थ है हमारी, जो हीट है वो एमिट करती है, वो रात के समय पे हीट एमिट करती है अपने आप को ठंडा करने के लिए। जनरली एटमॉस्फेयर होने का फायदा ही होता है, वहां पे गैसेस होने का फायदा होता था कि उसको ट्रैप कर लेते थे और इतना हीट यहाँ पे बना के रखते थे, कुछ एस्केप कर जाते थे और कुछ को ट्रैप करके रखते थे। और इतनी हीट बना के रखते थे जिससे रहने लायक हो जाए। अगर ये सोचिए एटमॉस्फेयर ना होता तो माइनस में टेम्परेचर चल जाता, हम रह भी नहीं पाते। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे ज्यादा एमिशन के कारण में, हमारे ज्यादा क्या है, व्हीकल, रेफ्रिजरेटर, अलग अलग एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनके कारण में गैसेस का एमिशन इतना ज्यादा हो चुका है कि ये हीट को एस्केप ही नहीं करने दे रहे, सब कुछ ट्रैप कर ले रहे हैं। और ये कॉन्टिन्यूस इसी ट्रैप में फंस के रह रहे हैं। उसके कारण में अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो हीट अप होती जा रही है। और इस चीज को रोकने के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ऑलरेडी। जैसे जो फॉसिल फ्यूल यानी कि कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते थे, उसके ऑल्टरनेटिव कैसे, सोलर एनर्जी, ये सारी चीजें। गाड़ी के लिए पेट्रोल डीजल यूज करते थे, उसका ऑल्टरनेटिव कैसे, फ्यूल, कैसे, हाइड्रोजन फ्यूल। कैसे हम हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ जाए, हाइड्रोजन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया कि कैसे हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करके हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। और हाइड्रोजन की सबसे खास बात क्या है दोस्तों, यहां का बाय प्रोडक्ट भी क्या होता है, वाटर।
क्या मिलेगा? या फिर वाटर का यूज करके आप क्या बनाओगे? ऑक्सीजन बना लोगे। हाइड्रोजन इधर कर लिया तो ऑक्सीजन मिल गया। यानी कि बाय प्रोडक्ट कभी भी कोई वेस्ट नहीं होता और बाय प्रोडक्ट कोई खतरनाक नहीं होता, यानी कि अपने आप में ये हेल्पफुल है एनवायरनमेंट के लिए। तो इसलिए दोस्तों कई सारे एडवांसमेंट चल रहे हैं। देखिए मैं इस आर्टिकल को लेकर नहीं आता, मैं सिर्फ आपका एम्फेसाइज करने के लिए कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है उनको करना। अब हाइड्रोजन के साथ समस्या क्या है? हाइड्रोजन दोस्तों, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन है वो बहुत कॉस्टली है। तो कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू ऐसा एडवांसमेंट लेके जाए, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस यूज होता है इसके अंदर, आप समझिए। हाइड्रोजन को आपने मैंडेट कर दिया कि हाइड्रोजन यूज किया जाएगा इन इंडस्ट्रीज के अंदर में, चलिए बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, यानी कि हम क्या करते हैं, वाटर को तोड़ते हैं, H2O को हम तोड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है दोस्तों, वो भी क्या हो रही है, फॉसिल फ्यूल के थ्रू हो रही है। इसीलिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आई कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो क्या होना चाहिए, सोलर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो यानी कि अल्टीमेटली लास्ट सारी चीजें क्या होनी चाहिए, क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लीन एनर्जी की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं। और आपको पता है नेट जीरो एमिशन होना चाहिए, ऐसा टारगेट हमने क्या लिया 2070 तक, कि हम नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ जाएंगे। और ऑलरेडी कई बार मैं बता चुका हूं कि ऐसा ना हो कि हम इनकी तरफ कमिटमेंट करते रहें और अपना जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है उसको हम पीछे छोड़ दें। ये भी एक मेजर कंसर्न बताया जा रहा है। तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेशनल वाटरवेज, ऑलरेडी 3 सेशन में 3 बार बता चुका हूं कि वाटरवेज, ऑलरेडी फिर बताता हूं। हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं? रोड के द्वारा, हवाई यात्रा के द्वारा और रेल के द्वारा। अब इनके सबकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इनसे सबसे पॉल्यूशन भी है। ट्रेन के साथ समस्या क्या है, वो टाइम में नहीं पहुंच पाता, और रोड से जाते हैं तो उसकी कॉस्ट एक तो बहुत ज्यादा है, और उससे क्या होता है, डीजल और उसका यूज होता है तो उससे पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब हमने कहा कि हमारे भारत के अंदर में नदियों का जाल बहुत बड़ा है, तो क्यों ना उनका यूज किया जाए। तो इसलिए हमने वाटरवेज बनाने की कोशिश करी, और फर्स्ट वाटरवेज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं दोस्तों, जो गंगा नदी पे है। सेकंड वाटरवेज ब्रह्मपुत्र नदी पे है। प्लीज याद रखना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी लॉन्गेस्ट वेसल ने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में गया, तो इस वेसल का नाम याद रखिएगा, MV राम प्रसाद बिस्मिल। प्लीज याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट वेसल था जिसने ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में क्या किया, सेल किया, उसके ऊपर में वहां से गया है दोस्तों। प्लीज याद रखिएगा, वाटरवेज कौन सा है ब्रह्मपुत्र पे, 2। प्लीज याद रखिएगा, कहां से, हल्दिया से चला था। ठीक है, इतना ज्यादा और नहीं, बस इस वेसल का नाम याद रखिएगा, और कौन सी नदी पे गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पे गया, प्लीज याद रखिएगा। तो नेशनल वाटरवेज, मैं बार बार इस चीज को लेकर आता रहूंगा जब तक आपको ये याद नहीं हो जाएगा। देखिए, इलाहाबाद से शुरू हुआ, यहाँ हल्दिया तक गया, ये क्या है, गंगा नदी के ऊपर वाटरवेज 1। ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में सदिया तक, ये क्या हो गया, वाटरवेज 2 हो गया, और ऐसे सारे के सारे वाटरवेज है। प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे कि नेशनल वाटरवे 5 किस कौन सी नदी के ऊपर में है, उससे किसको फायदा मिलेगा, नेशनल वाटरवे 4 किस पे है, तो ये चीज याद रखिएगा। और नदियों के लिए तो यह है ही इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ एक और कंसर्न आता है कि आप वाटरवेज यूज करेंगे तो क्या उससे पॉल्यूशन नहीं होगा? होगा भाई, पॉल्यूशन तो उससे भी होगा। क्यों? क्योंकि डीजल और वो तो उसमें भी यूज होता है, उससे एक्वेटिक इकोसिस्टम भी खराब होगा। पॉल्यूशन होगा किसके अंदर में, वाटर के अंदर भी पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन भी होगा, वाटर पॉल्यूशन भी होगा। बट प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए कॉस्ट कम करने में, क्या है, कॉस्ट कम करने में, और रिलेटिवली क्या है, रिलेटिवली पॉल्यूशन कम करने में, तो क्या है, ये ज्यादा यूजफुल है, कौन, वाटरवेज। ठीक है दोस्तों, और कनेक्टिविटी भी हमारी क्या करता है, इंक्रीज करता है, टाइम भी कम क्या करेगा, और क्या होगा, टाइम भी कम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। 36 इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, एक तरह से इसको ओलंपिक भी कहा जाता है जियो साइंसेस के अंदर में, सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक कमिटी है, ग्रुप समिट है, एक कमिटी टाइप में होता है। यहाँ पर क्या होता है, सबके सब मिलते हैं, बैठते हैं, और जियोलॉजी से रिलेटेड, जियोलॉजी यानी अर्थ साइंसेस, अर्थ साइंसेस यानी कि भूकंप क्यों आ रहा है, यहाँ पर ये चीजें क्यों चेंज हो रही हैं, मेटाफॉर्मिक चेंजेस क्यों हो रहे हैं, जियोग्राफिकल चेंजेस क्यों हो रहे हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या एडवांसमेंट नहीं हो सकते, यहाँ पर हमारी रिसर्च में क्या चीज मिली है, यहाँ पर आपकी रिसर्च में क्या चीज मिली है, उसके बारे में क्या होती है, चर्चाएं होती हैं, उसके बारे में नॉलेज शेयरिंग होती है। क्या होती है, नॉलेज शेयरिंग होती है। प्लीज याद रखिएगा। तो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है न्यू दिल्ली में 36 इसको, और ये जॉइंट एफर्ट है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भारत, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है दोस्तों, और इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, और बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की साइंस एकेडमी। प्लीज याद रखिएगा, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये हर 4 साल में एक बार होता है।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओलंपिक ऑफ जियो साइंस भी बोला जाता है दोस्तों, प्लीज याद रखिए। और इसके किसके किसके सुपरविजन के अंदर में होता है, कौन इसको सुपरवाइज करता है, वो कौन करता है दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज इसको क्या करता है, सुपरवाइज करता है इस पूरे के पूरे। इसमें सारे के सारे डेलीगेट्स आते हैं, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं, बड़े-बड़े एक्सपर्टीज आते हैं, रिसर्चर आते हैं, वो अपनी नॉलेज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों? ये क्या करता है, एक तरह से फर्स्ट इंटेलिजेंस का शेयर करने का क्या है, इंफॉर्मेशन को शेयर करने का एक तरीका है दोस्तों। ठीक है? माइनिंग से रिलेटेड, मिनरल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, मैनेजमेंट ऑफ वाटर, मिनरल रिसोर्सेज, द एनवायरनमेंट, इन सब से रिलेटेड क्या होती है, नॉलेज एक्सचेंज की जाती है। अब मैंने बताया किसकी अंडर में होता है, आईयूजीसी के अंडर में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस। तो ये क्या है दोस्तों, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग कंट्रीज ने इसके साथ में साइन कर रखा है, प्लीज याद रखिएगा, इसलिए इसको इंटर गवर्नमेंटल बोला जाता है, गवर्नमेंट लेवल पे, कोई एनजीओ नहीं है। 1961 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर कहां पर है, बीजिंग भैया, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका सेक्रेटेरिएट, सॉरी सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है, वैसे हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस के अंदर। लिखा नहीं क्या, अच्छा हाँ लिखा तो है, पेरिस के अंदर में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, और बीजिंग के अंदर में इसका सेक्रेटेरिएट, चाइना भैया के कारण में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम के लिए याद कर लीजिए। अगला आर्टिकल देखते हैं, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ग्राम स्वराज, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्थापित करके वहां पर लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लागू कर दिया, किससे आया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और अर्बन लोकल बॉडी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऑलरेडी योजना और कुरुक्षेत्र के सेशन में ऑलरेडी सेशंस है इसके ऊपर में, अब इसमें ज्यादा हम डिटेल में नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों 2018 में ये स्कीम लॉन्च की गई, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के द्वारा शुरू किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी गवर्नेंस को कैसे इंक्रीज किया जा सके, उनकी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जा सके, और जैसे कैसे उनकी नीड बेस्ड, मान के चलिए उस एरिया की जो नीड है उसके हिसाब से वो अपने पॉलिसीज का कैसे क्रियान्वयन करें, उस चीज से रिलेटेड है। यानी कि दोस्तों कैसे हम ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है इनकी कैपेबिलिटीज को कैसे इंक्रीज कर सके, प्लीज याद रखिएगा। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या है, पहली बात तो 2018 में इसको लॉन्च किया गया, कौन से दिन पे, पंचायत राज डे के, पंचायत राज डे कौन, 24 अप्रैल। ऑलरेडी यूपी पीएससी और यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुके हैं आपसे। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, रूरल एरिया के अंदर में सेल्फ गवर्नेंस अगर आता है तो ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में भी है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समझिए, एक और चीज समझिए, 2030 तक हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्या करना है, अचीव करना है। अब भारत के अंदर में दो एरिया है, एक अर्बन और एक रूरल। अगर अर्बन एरिया में सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप अचीव कर लें और रूरल एरिया में नहीं कर पाए तो सही रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो कैसे रूरल एरिया में कौन कर पाएगा, वहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो ये चीज अचीव नहीं हो पाएगी। तो देखिए कैसे आप स्ट्रेंथन करें, कैसे आप उनकी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करें, किस चीज के अचीव करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। 2.55 लाख पीआरआईज को हम क्या करेंगे, कंट्री के अंदर में ऐसा हम वो बनाएंगे, उन्हें उन्हें ऐसा कैपेबिलिटी उनमें करेंगे, उनको हम ट्रेन करेंगे, उनको अवेयर करेंगे, जिससे वो क्या कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ आगे बढ़ सके। ठीक है दोस्तों, 2018 से 2022 तक इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर में क्या हुई है, पार्लियामेंट में चर्चा हुई है कि भैया क्या चल रहा है, मामला सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल देखते हैं, इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी। अभी रिसेंटली इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। सरल और सिंपल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूं तो आप खुद सोचिए, पहली बात तो किस मंत्रालय ने किया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसको लॉन्च किया। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये होना चाहिए। अब कहीं पर जा रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे क्लाइमेट के ऊपर में इंपैक्ट पड़ रहा है, कैसे क्लाइमेट चेंज का आर्कटिक एरिया में इंपैक्ट पड़ रहा है, कैसे वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, कैसे हम एक्सपेडिशन को बढ़ा सकते हैं, क्या हम कोई और नए रिसर्च सेंटर वहां पे स्टैब्लिश कर सकते हैं, या फिर कोई और स्टडी करके हम वर्ल्ड को बता सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट इंपैक्ट आर्कटिक सर्कल पे कैसा पड़ रहा है। ये सारी चीजें इसके अंदर में, पिलर्स के अंदर में, इस पॉलिसी के अंदर में डिस्कस की गई है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च कहां पर है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, गोवा के अंदर में। वो क्या करेगा, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन का काम करेगा, जो पॉलिसी सपोर्ट, क्या नाम है, नोडल एजेंसी कह लीजिए, या फिर इंप्लीमेंटेशन, जो क्या करेगा, ये आर्कटिक पॉलिसी से रिलेटेड जो सारी की सारी चीजें हैं वहां पर रिसर्च करना, वहां पर पेपर, वहां पर सारी के सारे डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। मेजर मेरे लिए कंसर्न ये है कि अगर आप अर्थ को ऊपर से देखो, जैसे अर्थ को अभी तो आप ऐसे देखते हो सामने से,
अर्थ को ऊपर से देखो तो ऐसा दिखेगा, आर्कटिक ओशन, ये देखिए आर्कटिक ओशन है। अब आर्कटिक ओशन के अंदर में दोस्तों इंसानों ने किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ा है। सच बताऊं, अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए आप खुद सोचिए, ये एरिया ना दोस्तों अभी हमने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फिशिंग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पर क्या नाम है, अलग अलग प्रकार के ऑयल भी हो सकते हैं, ऑयल गैसेज भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर, बहुत सारे गैसेज हो सकती है, बहुत सारी चीजें रिसोर्सेज हैं। अब ये एरिया को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे चलाया जाए, यहाँ पे कौन कितना एक्सप्लोरेशन कर सकता है, कौन अपने इंडस्ट्री यहाँ पे मतलब इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकता है, इन सब के लिए एक आर्कटिक सर्कल से रिलेटेड एक काउंसिल है, जिसके अंदर में 8 कंट्रीज हैं, उनका नाम याद रखिएगा, वो अभी बता देता हूँ। बट इंडिया और आर्कटिक रीजन के अंदर में हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहा है, और ऑलरेडी मैं आपको बार-बार कहता रहता हूँ कि भारत हमेशा क्लाइमेट और क्लाइमेट से रिलेटेड एक्टिविटीज में हमेशा जोर-शोर से आगे बढ़कर रहा है। तो 1920 में ही दोस्तों प्लीज याद रखिएगा, स्वालबार्ड ट्रीटी हुई थी, किससे रिलेटेड, आर्कटिक रीजन से रिलेटेड, उसके अंदर में भी इंडिया साइनिंग मेंबर था, आजादी से पहले भी दोस्तों। तो प्लीज याद रखिएगा, हमारे आर्कटिक रीजन के अंदर में देखा जाए हमारे कई सारे क्या है, प्रोजेक्ट हैं। इवन हमने 13 एक्सपीडिशन वहां पे कर रखे हैं, रिसर्च के लिए हमने अपने वेसल्स भेज रखे हैं, तो इसलिए हमारे लिए आर्कटिक रीजन इंपॉर्टेंट है। दो हमारी बॉर्डर वहां से नहीं लगती है, बट क्लाइमेट के अंदर में क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, कैसे एनवायरमेंट उसको हर्ट कर रहा है, ये सब चीजों के लिए क्या है, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो आर्कटिक काउंसिल है दोस्तों, उसके अंदर में इंडिया क्या है, ऑब्जर्वर है। कब ज्वाइन किया इंडिया ने? 2013 में ज्वाइन किया ऑब्जर्वर। ऑलरेडी बताया आर्कटिक काउंसिल के अंदर में कितने मेंबर है, 8 मेंबर है, और ऑब्जर्वर कितने हैं दोस्तों, 13 मेंबर है। ठीक है दोस्तों, प्लीज याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा। अब ये देखिए काउंसिल, ये गोला बना दो तो ये 8 कंट्री होगी। इन कंट्री के नाम याद रखिए, यूनाइटेड स्टेट हो गया, रशिया हो गया, इसलिए बड़ी पंगेबाजी चलती रहती है आपस में, इस रीजन में कौन एक्सप्लोरेशन करेगा, इस रीजन के अंदर में कहां कहां तक एक्सप्लोरेशन हो सकता है। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिर इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका, ये हो गया, फिर आप नॉर्वे हो गया, फिर ग्रीनलैंड, फिर ये क्या होगा, कनाडा हो गया। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब आर्कटिक काउंसिल कैसे बना, इसके बारे में देखा जाए तो पुराने समय से 1991 से शुरू हो गई थी इसकी कहानी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, ओटावा डिक्लेरेशन हुआ, जहां पर 1996 के अंदर में हमने आर्कटिक काउंसिल को क्या किया, एस्टैब्लिश कर दिया एक फोरम के रूप में, जहां पर क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, कैसे एनवायरनमेंट का इंपैक्ट पड़ रहा है, यहाँ पे एक्सपेडिशन क्या क्या किया जा सकता है, यहाँ से कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये सब चीजें इसके ऑब्जेक्टिव के अंदर में रखी गई दोस्तों। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? कौन कौन सी कंट्रीज हैं, प्लीज याद रखिएगा। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहां पे शिपिंग कर रहे हो, ऑयल हो गया, गैस हो गया, आ गया ना, देखा? पहले बातें बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं कि भैया वहां के लोकल लोगों को बड़ी परेशानी हो रही होगी, यार वहां के क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फिर अगर अल्टीमेटली गेम ऑयल गैस इन सब पे आ जाता है। ठीक है, तो कंट्रीज को याद रखिए, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? मैप याद रखेंगे। और इंडिया ने कौन से उससे ज्वाइन किया था, किरूमा के अंदर में ज्वाइन किया था, प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? क्या है इसका, इंडिया क्या है, ऑब्जर्वर है इसके अंदर में। ठीक है, इंडिया क्या है, ऑब्जर्वर है। चले आगे बढ़े। ठीक है, मैं कुछ ढूंढ रहा था, मेरे को जहां तक मेरे को कुछ मिला नहीं इसके अंदर में कि और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। 2013 में ज्वाइन किया था। चलिए आगे बढ़े अगले आर्टिकल की तरफ। मातृभूमि, सिंपल सी भाषा में एक ये न्यूज़पेपर है, आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि भैया 1923 के अंदर में ये न्यूज़पेपर बना था, उस समय पब्लिश किया जाता 1923 के अंदर में, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मातृभूमि। तो मातृभूमि के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात तो एक मलयालम न्यूज़पेपर है। फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसने एस्टैब्लिश किया था, किसके द्वारा होता था, के पी केशव मेनन साहब 1923 के अंदर में। बहुत याद रखना, आपको पता है यूपीएससी की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो न्यूज़पेपर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1915 में ज्वाइन किया था, और होम रूल लीग, जो मालाबार साइड में होम रूल लीग बना था, उसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। मातृभूमि का मतलब आपको पता चल गया, मदरलैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब यहां से देखिए, एग्जाम में ये लाइन तो आ गया, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, ये सारे और न्यूज़पेपर भी लेकर आ गया। सबसे पहली बात तो जैसे बंगाल गजट 1780 में इंग्लिश न्यूज़पेपर था, जेम्स हिक्की, नाम याद रखना, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कई बार पूछा जाता है। ठीक है, संवाद कौमुदी बंगाली न्यूज़पेपर था, राजा राम मोहन रॉय। मिरात उल अकबर, राजा राम मोहन रॉय। हिंदू पेट्रियट, मधुसूदन रेसा। राष्ट्र गुफ्तार, दादा भाई नौरोजी। सोम प्रकाश, प्रकाश ईश्वर चंद्र, चंद्र प्रकाश, याद कर लेना, याद करने का तरीका। इंडियन मिरर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1862 के अंदर में, देवेंद्र नाथ टैगोर, प्लीज याद रखिएगा।
अमृता बाजार पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहती है। आपने मॉडर्न हिस्ट्री जब जब पढ़ा होगा अमृता बाजार पत्रिका के बारे में जरूर पढ़ा होगा दोस्तों। तो ये क्या है, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, प्लीज याद रखिएगा। तंजिल उल अखलाक सईद खान, हिंदू न्यूज़पेपर जिसके बारे में अभी भी आप पढ़ते हो, राघवाचार्य जीएस अय्यर, प्लीज याद रखना एग्जाम के लिए मैं सिर्फ ले आया हूं, इनको सबको आपको पढ़ना है। केसरी हो गया, किससे तिलक साहब हो गए, सुधारक हो गया, इनको जरूर याद रखना। गोपाल गणेश अगरकर साहब, ठीक है। याद आ रहा है कुछ? इसी एग्जाम में पूछा गया, बताना किस एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी में तो नहीं पूछा गया? हाँ जी, यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है। प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत न्यूज में इस बार था अभी, ठीक है। प्लीज याद रख लेगा, 1896 के अंदर में मंत्री जनरल था, नरेंद्र मोदी जी ने इसमें स्पीच भी दी थी प्रबुद्ध भारत से रिलेटेड, प्लीज याद रखिएगा। तो वो इंडियन ओपिनियन किसका है? महात्मा गांधी जी। वंदे मातरम औरबिंदो घोष, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। अब इससे ज्यादा और क्या क्या लेकर आऊं आपके लिए, देखिए यहाँ पर सारा रेडीमेड मटेरियल दे दिया मैंने। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ दूंगा मैं? टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अंबेडकर जी का जरूर याद रखना। मूक नायक, प्लीज याद रखिएगा। हरिजन, गांधी जी। नवजीवन, गांधी जी। प्रिय हिंदुस्तान, तारक नाथ दास। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हुए सारे के सारे, ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सारे। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है दोस्तों इंडिया और जापान के समिट। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इंडिया और जापान के बीच में क्यों क्यों किस 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 रीजन से इंपॉर्टेंट है, आज ही हमने डिस्कस किया था। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम इसमें सिंपल सी बात समझिए, इंडिया और जापान की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, प्राइम मिनिस्टर इधर से थे, प्राइम मिनिस्टर उधर से थे, उन्होंने आपस में बात करी कि ट्रेड को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे कोऑपरेशन बढ़ाएंगे, कैसे क्या चीजें बढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो क्वाड वाला, ठीक है दोस्तों, पहली बात क्वाड के अंदर में हिस्सा है। प्लस में आप एक और चीज याद रखिएगा दोस्तों, ऑलरेडी आपको मैं करा चुका हूं, गार्जियन, धर्मा गार्जियन, गार्जियन जो है क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ? जापान के साथ कर रहे हैं। मालाबार एक्सरसाइज क्या है दोस्तों? मालाबार एक्सरसाइज, वो कौन कौन कर रहा है? ये पूरे के पूरे क्वाड के मेंबर कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों प्लीज याद रखिएगा, और प्रेजेंट टाइम में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जापान के साथ हमारे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्वाड के 3 मेंबर देखा जाए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, रशिया को पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं? कंडेम कर रहे हैं, रशिया के खिलाफ में सैंक्शंस लगा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। बट इसका क्वाड का एकमात्र इकलौता मेंबर कौन है? भारत, जो रशिया की तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट है, ठीक है। तो इस एंगल से भी याद रखिएगा, इससे ज्यादा और को करने की जरूरत नहीं है। मक्का, मकई सभी ने पढ़ा होगा, तो इसका एक्सपोर्ट बहुत एक्सपोनेंशियली क्या हो गया? ग्रो कर गया है, प्लीज याद रखिएगा। इंडियाज मेज एक्सपोर्ट क्या हुआ है? ग्रोथ होगी उसके अंदर में। तो मेज को दोस्तों क्वीन ऑफ सीरियल्स भी बोला जाता है, कई बार अगर आ जाए एग्जाम में तो प्लीज याद रखिएगा, देख लीजिए इसके बाद में। और ये कहां कहां उगाया जाता है? क्योंकि सबसे बड़ी खास बात क्या है, मेज जो है ना, ये कहीं पे भी उग जाता है, यानी कि कई सारे क्लाइमेट्स में उग सकता है, तो डाइवर्स है, और ज्यादा इसकी क्या है? प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसके जो जेनेटिक इसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, केरला, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में उगाया जाता है दोस्तों, और इसके कई सारे यूज होते हैं, आटा बनाने में हो गया, ठीक है, इन सब जगह पे भी इसका यूज किया जाता है, ऑयल से रिलेटेड हो गया, सारी जगह पे यूज किया जाता है, आपके स्टार्च बनाने में, अल्कोहल को बनाने में, सारी चीजों में इसको यूज किया जाता है, प्लीज याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो याद कि एक्सपोर्ट ऑफ मेज हैज क्लॉक्ड ऑल टाइम हाई, सबसे ज्यादा उस पर पहुंच चुका है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो अब एक और चीज समझिए कि इसके प्रोडक्शन तो हो रहा है, एग्रीकल्चर यानी कि फार्मर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट से बेनिफिट किसको होता है दोस्तों? फार्मर्स की इनकम में ही बेनिफिट होता है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये सब चीजें, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा इन पे टाइम नहीं लगाएंगे। अब एक इंस्टीट्यूशन का नाम आ गया, कौन सा? अपेडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। भारत से एग्रीकल्चर जो फूड है, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोसेस्ड फूड है, उनको कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, उनका एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, उसमें अपेडा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्लीज इसके बारे में पढ़ लीजिए। अपेडा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया था, और 1985 के अंदर में एक्ट के थ्रू स्थापित किया गया। तो प्लीज रखिएगा कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहली बात तो, ठीक है दोस्तों। और ये क्या करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के अंडर में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आपको कंफ्यूजन है ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो आप कह दोगे नहीं, इसके अंदर में आता है, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और उसके अंदर में आता है। और मेन काम क्या है? कैसे भारत के एक्सपोर्ट को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट किया जाए, बस इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है दोस्तों। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत के अंदर में दोस्तों हम ऑयल जो है, क्रूड ऑयल, वो क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। और उस क्रूड ऑयल से हम क्या यूज करते हैं? पेट्रोल स्लैश डीजल, हम ये यूज करते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? पेट्रोल और डीजल से दोस्तों एक तो एनवायरनमेंट पे
पॉल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा। दूसरा क्या है, हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, उसके कारण में क्या होता है, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में भी क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। ऑलरेडी आपको पता है। इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा गया, एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है, एक तरह का बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल्स, बायो यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से इसको बनाया जाए। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या, किसी लिविंग प्रोडक्ट से। जैसे जट्रोफा एक ट्री होता है, उसके पौधे से वो तेल निकाल के बनाया जाए, बायोफ्यूल के लिए यूज होता है। कई सारे एल्गी का भी यूज किया जाता है, कई सारे बैक्टीरिया का भी यूज किया जाता है। पहले दोस्तों सिर्फ और सिर्फ शुगर केन आपने समझा हो, गन्ना, उसका जो मोलासेस बच जाता उससे बनाया जाता था। अब प्रेजेंट टाइम में राइस हो गया, जो बीट रीट रूट हो गया, जो आप चुकंदर खाते हैं उससे हो गया, जो वेस्ट गेहूं हो गया उससे, इन सबसे भी क्या बनाया जा रहा है, एथेनॉल बनाया जा रहा है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी मान के चलिए 100% आप डीजल स्लैश पेट्रोल यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव ये लिया गया है कि 2022 तक, फिर कह रहा हूं 2022 तक, हम इस 100 के अंदर में 10% क्या मिक्स कर देंगे, एथेनॉल मिक्स कर देंगे। 10% एथेनॉल 2022 तक, और 90% क्या होगा, ये होगा, और उसको E10 के नाम से जाना जाए। और 2030 तक हम क्या करेंगे, 20% एथेनॉल होगा, प्लस में 80% क्या होगा, ये होगा। इससे फायदा क्या होगा, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमारी डिपेंडेंसी चल रही है किसके ऊपर में, ऑयल और उसके ऊपर क्रूड ऑयल के ऊपर में, वो हो जाएगा। हमारी मार्केट वॉलेटाइल कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन वॉलेटाइल कम हो जाएगा। ऑलरेडी कई सारी कंट्रीज के सैंक्शंस का डर कम हो जाएगा। ये सब चीजें हैं। पहली बात तो पॉल्यूशन भी कम होगा, दूसरी बात होगी। तीसरा फायदा ये होगा दोस्तों, इससे आप खुद सोचिए, अगर शुगर केन से प्रोडक्शन हो रहा है और एथेनॉल को जो शुगर केन के जो शुगर मिल्स होते हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं, वो बेच देती है पेट्रोलियम वाली कंपनीज को। अब खुद सोचिए, वो उनको पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट आने के बाद में वो फार्मर्स को पेमेंट नहीं कर देंगे क्या? बिल्कुल सही बात है, कर देंगे। और दोस्तों एक और चीज है, इससे एक और चीज, बहुत अच्छी चीज होगी कि अभी रिसेंटली यही हुआ है कि मिनिस्टर साहब ने ये बोला है कि जो सरप्लस में प्रोडक्शन हो रहा है, किस चीज का, शुगर केन के कारण में, अगर आप शुगर का प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो सरप्लस में हो रहा है। और जब भी कोई चीज सरप्लस में होती है दोस्तों, तो आपको पता है मार्केट में उसके प्राइसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उन्होंने सजेशन दिया कि जो सरप्लस में प्रोडक्शन करने से बेटर ये है, उस शुगर केन का आप यूज करिए किस चीज के अंदर में, किस चीज के अंदर में, एथेनॉल के प्रोडक्शन के अंदर में। एथेनॉल को कैसे प्रोड्यूस किया जाए उसके लिए उसके अंदर में करिए। अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 8.5% हम एथेनॉल को ब्लेंडिंग कर रहे हैं, बट हमारा टारगेट यह है दोस्तों कि हम इसको कैसे कैसे ले जाएं 20%। फिर ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, इससे मेजर बेनिफिट किसको होगा, फार्मर, इकोनॉमी, एनवायरमेंट। ठीक है दोस्तों, कैसे, फार्मर, इनकम, और एक और शुगर मिल्स को भी इससे बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, शुगर मिल्स को भी बेनिफिट होगा। इससे क्या होगा, वेयर हाउसेस में जो वेस्टेज हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कई सारी चीजें वेस्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, बट वो वेयर हाउस में पड़ी हुई है, ऑक्यूपाई करके बैठी। तो इन सब चीजों से क्या होगा, बेनिफिट होगा अल्टीमेटली इस बायोफ्यूल पॉलिसी से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग के सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो आज के सेशन में इतनी सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं, और PRT33 ये कोड यूज कर सकते हैं 33% डिस्काउंट के लिए स्टडी IQ पे। नेक्स्ट वीक मिलेंगे ऐसे ही अगले सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, और दोस्तों पीआईबी की वैल्यू को कम करके मत आकिए। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। जय हिंद।